अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बैक्टीरियोफ़ाजिस के फ़वाइद और उसकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। ये क्या होते हैं? ये वायरसेस होते हैं और ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, यानी इन्होंने अपनी खुराक दूसरे जानदार से ही हासिल करनी है, और दूसरा जो जानदार है जो इन्हें खुराक प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियो फाजिस यानी फाजिस मीन्स टू ईट, ये असल में एक फाजीन लफ्ज़ होता है जिसका मतलब है टू ईट यानी खाना। ऐसे जानदार जो बैक्टीरिया को खाते हैं और उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजिस कहते हैं। ये 1915 में डब्ल्यू टुआर्ट थे, एक साइंसदान, उन्होंने बैक्टीरियोफाजिस को डिस्कवर किया और उन्होंने देखा कि एक ऐसी मखलूक है जो बैक्टीरिया को खाती है। एक ऐसी मखलूक है जिसकी मौजूदगी में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये मखलूक पूरे निज़ाम में बैक्टीरिया की तादाद को कंट्रोल करने के लिए ये पैदा फरमाई हुई है और इसके बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं। एक और साइंसदान हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक डी हैरेले या हैरले। उन्होंने 1917 में इनके बारे में बात की कि बैक्टीरियोफाजिस मौजूद हैं। और फिर 1921 में एक साइंसदान थे जिनका नाम मुर्फे है। उन्होंने इनके थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में बताया कि बैक्टीरियोफाजिस को बतौर थेराप्यूटिक यानी दवाई मेडिसन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका सबूत ये हुआ कि जब 4 ब्यूबोनिक प्लेग के मरीज़ों को बैक्टीरियोफाजिस देने की वजह से ठीक कर दिया गया, और जब वो रिज़ल्ट्स पब्लिश हुए तो बैक्टीरियोफाजिस की एप्लीकेशंस, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के बारे में बातें होने लगीं और लोगों को पता चलने लगा कि ये भी एक मखलूक है जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है और फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा और इस पर रिसर्च होती रही। लेकिन फिर ये हुआ कि रिसर्च आगे ज़रूर बढ़ती है और इसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा तक पहुँचते, लेकिन एंटीबायोटिक फिर ईजाद हो गई या डिस्कवर हो गई, ये कह लें। पेंसिलिन बन गई और फिर वर्ल्ड वार में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, जो सेकंड वर्ल्ड वार थी उसके दौरान। लेकिन सोवियत यूनियन जो है उन्होंने अपनी मिलिट्री में बैक्टीरियोफाजिस के इस्तेमाल को जारी रखा, और वो जो ज़ख़म ठीक नहीं होते थे आम तौर पर वर्ल्ड वार के दौरान जो ज़ख्मी फ़ौजी होते थे उनका इलाज बैक्टीरियोफाजिस से किया जाने लगा और वो कामयाब भी होता रहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, हर्सफील्ड इंस्टीट्यूट है, उसने भी बैक्टीरियोफाजिस का इस्तेमाल जारी रखा। दोस्तों, हमें अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बैक्टीरियोफाजिस को ही क्यों इस्तेमाल करें, और एंटीबायोटिक्स क्योंकि अब मौजूद हैं, और एंटीबायोटिक्स को क्यों इस्तेमाल करें या क्यों ना इस्तेमाल करें, ये सवाल पैदा होता है। तो अगर हम दलाइल दें बैक्टीरियोफाजिस के इस्तेमाल के हक़ में, तो हमें कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं, और वो दलाइल ये हैं कि बैक्टीरियोफाजिस ये नेचुरल मखलूक है, नेचुरल तौर पर पाई जाती है। ये नेचुरल वायरसेस हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मौजूद रखा हुआ है। हम इन्हें मज़ीद अपने मुताबिक इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये दलील है, और दूसरी दलील ये है कि ये जो बैक्टीरियोफाजिस हैं, हर बैक्टीरियोफाज किसी एक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अपना रोल अदा करता है उसको कंट्रोल करने में या उसको खाने में। तो क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरियोफाजिस,
तो इसलिए हमें इन बैक्टीरियोफाजिस को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये स्पेसिफिसिटी जो है इनके हक में भी दलील बन सकती है और इनके ख़िलाफ़ भी दलील बन सकती है कि बैक्टीरियोफाजिस बहुत स्पेसिफिक हैं, ये बहुत अच्छी बात भी है, और बैक्टीरियोफाजिस बहुत स्पेसिफिक हैं, ये वीक पॉइंट भी है इस लिहाज से कि इससे सिर्फ हम एक बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स इसके मुकाबले में ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। और जब हमने बैक्टीरिया को ही कंट्रोल करना है तो फिर हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बहरहाल इससे आगे चलते हैं और बैक्टीरियोफाजिस को देखते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि इन बैक्टीरियोफाजिस को आइसोलेट करना भी निस्बतन इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। और एक बैक्टीरियोफाज अगर वो लिटिक है और उसने अगर अपने होस्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट कर ली है और फिर उसके अंदर एंट्री हो गई है उसके जीनोमिक मटेरियल की, तो वो उस होस्ट के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ आराम से उसकी खुद ब खुद सेल्फ मल्टीप्लिकेटिंग प्रोसेस के ज़रिए बन जाती हैं। तो ये भी इसके हक़ में एक बहुत बेहतरीन दलील है और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बैक्टीरियोफाजिस को प्रेफरेंस देनी चाहिए एंटीबायोटिक्स के ऊपर। एक और इसके हक़ में बात यह है कि बैक्टीरियोफाजिस दूसरे माइक्रोफ्लोरा को नुकसान नहीं देते और उनके लिए डेंजरस नहीं हैं, उनके लिए ख़तरनाक नहीं है। तो हमें क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हैं तो इसलिए हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और पॉइंट ये है कि बैक्टीरियोफाजिस के ख़िलाफ़ बैक्टीरियोफाजिस जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने में नहीं आई, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं होते इन फाजिस के ख़िलाफ़ या बहुत कम होते हैं। और इसमें भी दो राय हैं कि अगर आप सिंगल एप्लीकेशन करें, सिंगल फाज अप्लाई करें किसी भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा रिज़ल्ट ना आए और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए। लेकिन अगर हम दो या दो से ज़्यादा फाजिस मिलाकर एक मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल करें, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉकटेल हमने बना दी है, तो फिर कॉकटेल जब बन जाती है तो कॉकटेल की शक्ल में बैक्टीरियोफाजिस को इस्तेमाल करने में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो फाजिस हैं इनके अंदर लाइसिन एंजाइम्स पैदा होते हैं, एंडोलाइसिन एंजाइम पैदा होता है। इस लाइसिन एंजाइम और एंडोलाइसिन एक ही बात है वैसे। इसको जब हम आइसोलेट कर लें फाजिस से, तो ये एंडोलाइसिन एंजाइम जो है ये नॉन टॉक्सिक है और इसकी हायर डोजेस भी आप ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए दे सकते हैं और इसकी रिपीटेड डोजेस लाइसिन एंजाइम की दी जा सकती हैं ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। हायर डोजेस भी दी जा सकती हैं, रिपीटेड डोजेस भी दी जा सकती हैं दोस्तों। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो एंडोलाइसिन है या लाइसिन है, ये भी दूसरे फ्लोरा को, अदर माइक्रोफ्लोरा को डिस्टर्ब नहीं करता और आप आराम से इसको टॉपिकली भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और ओरली भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इवन लिटरेचर में मेंशन किया गया है कि इंट्रावीनस भी इस्तेमाल इसके स्टार्ट किए जा चुके हैं। बहरहाल फाजिस को ज़्यादा तौर पर ज़ख्मों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और टॉपिकली ज़्यादा इसका यूज़ सामने आया है और उसके कोई नुकसान नहीं आए हैं। दोस्तों ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। और इसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री में फाजिस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस्तेमाल होती हैं मेनिंजाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, इनका थेराप्यूटिक यूज़ हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस को कंट्रोल करने में और ट्रीट करने में, और इसके अलावा निमोनिया की ट्रीटमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं फाजिस, या फेजिस भी पढ़ते हैं बाज़ साइंटिस्ट्स। और जनाब इसके अलावा केनाइन पायोडर्मा में
को ट्रीट करने में भी इनका बड़ा रोल है। ये तो मेडिसिन इंडस्ट्री और थेराप्यूटिक इंडस्ट्री के हवाले से फाजिस का यूज़ हो गया। इसके अलावा फाजिस को फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, और फूड इंडस्ट्री में फूड को प्रिजर्व करने में इनका बड़ा ही पॉजिटिव रोल है। मसलन हमारे जो रूमिनेंट्स हैं, उनके अंदर ये जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इकोलाई मौजूद है, साल्मोनेला मौजूद है, कंपाइलोबैक्टर इवन मौजूद है। साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर चिकन्स में भी ये मौजूद होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जब ये बाहर आते हैं, ये जो फीसेस बाहर आते हैं आता है, तो इसके अंदर साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर का बहुत बड़ा लोड मौजूद होता है। और अगर हम रूमिनेंट्स की बात करें तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया या इकोलाई ज़्यादातर फीसेस में बाहर आते हैं। तो ये वैसे आम तौर पर नॉर्मली ये फ्लोरा उनके इंटेस्टाइन में मौजूद है। रूमिनेंट्स के इंटेस्टाइन में इकोलाई बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, उधर वो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जब फीसेस में बाहर आता है और ये चांसेस मौजूद हैं कि ये इकोलाई उस मीट को कंटेमिनेट कर देता है। जब हम स्लॉटरिंग करते हैं रूमिनेंट्स की, शीप गोट की या अपने कैटल बफलो की, तो उसमें से जो इकोलाई फीसेस के ज़रिए बाहर निकला हुआ है, या हो सकता है कि इंटेस्टाइन ज़ाहिर है स्लॉटरिंग के बाद एक्सपोज होती हैं, तो वहाँ से इकोलाई मीट पे आ सकता है और मीट को कंटेमिनेट कर सकता है। और अगर प्रॉपरली हाइजेनिक मेजर्स का ख्याल न रखा जाए तो क्या होता है कि वो इकोलाई इंसानों को लग सकता है, और फूड प्रॉब्लम्स, फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम्स और फूड रिलेटेड डिजीज़ वाले प्रॉब्लम्स इंसानों को हो जाते हैं। जैसे क्लोस्ट्रीडियम भी है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिन से फूड टॉक्सिकेशन होती है, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलाइनम से इंटॉक्सिकेशन होती है, बाचुलिज्म वाली डिजीज़ हो जाती है। तो दोस्तों इस बैक्टीरियल लोड को ख़त्म करने के लिए हम फाज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे जानवर जिनको हमने ज़िबा करना हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको ज़िबा करने से पहले फाज ट्रीटमेंट दी जाए, ओरली दी जाए, और उनका जो अंदर का इकोलाई लोड है वो कम से कम कर दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेमिनेट कर सकते थे इकोलाई ज़्यादा होने की वजह से, कम लोड की वजह से, फिर बहुत कम चांसेस रह जाएं कंटेमिनेशन के, और फूड प्रिजर्व हो जाए दोस्तों। इसी तरह ये पोल्ट्री में भी इसी तरह अप्लाई होते हैं, कंपाइलोबैक्टर और साल्मोनेला को कंट्रोल करने के लिए। और ये हम पहले बता चुके हैं कि फाजिस अगर अकेले अलोन इस्तेमाल की जाएं तो ज़ाहिर है वो कम कंट्रोल करती हैं और स्पेसिफ़िकली बैक्टीरिया को कंट्रोल करती हैं। और अगर कॉकटेल की शक्ल में फाजिस को यूज़ किया जाए, ग्रुप शक्ल में यूज़ किया जाए, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए इनके इस्तेमालात हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल देखा गया है। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो फाजिस का एंडोलाइसिन एंजाइम है उसको आइसोलेट करके, सेपरेट करके, उसके अंदर जीन शफलिंग करके, जीन रैपिंग करके, और मुख्तलिफ उसकी प्रोटीन इंजीनियरिंग करके एंडोलाइसिन की हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने में और किसी ख़तरनाक इन्फेक्शन को दूर करने में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमें चाहिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों फाजिस एज ए वैक्सीन भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और वैक्सीन के साथ कंबाइन होके सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट भी दे सकती हैं। तो ये भी इनके इस्तेमालात हैं। एप्लीकेशंस हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के तौर पर और प्रोबायोटिक के साथ सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट देने के लिए भी फाजिस यूज़ हो सकती हैं और हो रही हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए, हमने बताया कि ये नेचुरल हैं और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये स्पेसिफिक हैं, और एंडोलाइसिन का
हमने इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद डिस्कस हो सकती हैं फ़ाजिज़ के हवाले से। असल में मुझे मूव भी करना है और ये वीडियो भी लंबी हो रही है। चलें कोई बात नहीं, एक वीडियो लंबी भी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें सब एक टॉपिक की समरी सारी उसमें आ जानी चाहिए। तो दोस्तों फ़ाजिज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन के हवाले से और देखें तो फ़ाजिज़ ड्रग डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल होती है कि एक ड्रग को जिस्म के अंदर पहुंचाना है तो ड्रग डिलीवरी मशीनरी के तौर पर भी ये फ़ाजिज़ काम आ सकती हैं दोस्तों। और इसके अलावा बायोसेंसर्स के तौर पर फ़ाजिज़ को यूज़ किया जा रहा है। बैक्टीरिया को सेंस करने के लिए बायोसेंसर्स फॉर बैक्टीरियल डायग्नोसिस फ़ाजिज़ को यूज़ किया जा रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी में इसके यूजेस हैं फ़ाजिज़ के। और फ़ाज टाइपिंग जो है ज़ाहिर है इससे भी हम बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स और स्पीशीज़ को या वायरस की स्ट्रेन्स और बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स को इन वायरसेस के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसके बेतहाशा यूजेस हैं फ़ाजिज़ के जो हो रहे हैं और मज़ीद इन पे काम हो रहा है और ये काम इंशाल्लाह मज़ीद इंसानों के फ़ायदे में होता रहेगा। तो ये तो थी दोस्तों इसकी मुख्तसरन कुछ एप्लीकेशंस जो हमने आपके सामने रखी। अब हम बताते हैं कि फ़ाजिज़ की टाइप्स क्या हैं और इनकी जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन जो की गई है मार्फोलॉजी की बुनियाद पर और ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनोमी फॉर वायरसेस जो है उन्होंने ये जो मार्फोलॉजी की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन की है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने एकरमैन वायरिडी फैमिली के अंदर कार्डो वायरेल्स आर्डर रखा हुआ है। कार्डो वायरेल्स आर्डर का नाम है कार्डो वायरेल्स और उसके अंदर मज़ीद फिर 3 फैमिलीज़ हैं। पहली फैमिली उन्होंने रखी है जनाब मायो वायरिडी फैमिली, दूसरी है सीफो वायरिडी फैमिली और दूसरी है सीफो वायरिडी फैमिली और तीसरी है पोडो वायरिडी फैमिली। दोस्तों ये फैमिलीज़ हैं किसकी, बैक्टीरियोफाजिस की, और ये मार्फोलॉजी की बुनियाद पर इनकी डिवीजन है। और इसके अलावा कार्डो वायरेल्स के अंदर ये तीनों हो गई। उसके बाद एक और जीनस है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जो कि अनअसाइंड हैं और उनके अंदर कुछ रखा गया है बैक्टीरियोफाजिस को। मसलन एम्पूला वायरिडी एक फैमिली है, उसका ऑर्डर असाइन नहीं किया गया। ये बॉटल शेप्ड वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफाजिस होते हैं। मज़ीद इनकी डिटेल इंशाल्लाह बताते रहेंगे। और इसके बाद कार्डो वायरल एम्पूला वायरिडी फैमिली के बाद जनाब नंबर आता है क्लेवा वायरिडी फैमिली भी है दोस्तों। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और लेमन शेप्ड होते हैं वायरसेस। और इसके अलावा कार्टिको वायरिडी एक फैमिली है, वो भी दोस्तों अनअसाइंड ऑर्डर है इन बैक्टीरियोफाजिस का। बहुत सारे नाम हैं जो अनअसाइंड हैं। लिगामेन वायरेल्स एक असाइंड ऑर्डर है। जिस तरह हमने बताया कार्डो वायरेल्स एक ऑर्डर है बैक्टीरियोफाजिस का, इसी तरह लिगामेन वायरेल्स भी एक असाइंड ऑर्डर है और उसके अंदर भी कुछ फैमिलीज़ होती हैं। लिगामेन वायरेल्स के अंदर जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी उसके अंदर भी काफ़ी सारे बैक्टीरियोफाजिस हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एप्लीकेशंस सामने आई हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा कार्डो वायरल्स पे बात कर लें। उसमें हमने बताया कि मायो वायरिडी फैमिली है और उसमें हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो मायो वायरल्स हैं ये आइकोज़ाहेड्रल स्ट्रक्चर है इनका। सबसे पहले हेड का
ज़ाहिर है बैक्टीरियोफाजिस का सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताएं कि उसके अंदर हेड होता है और टेल होती है, और हेड और टेल को कनेक्ट करने के लिए नेक दरमियान में मौजूद है। जैसे हम है, हमारा हेड है और हमारे नीचे वाला ये हिस्सा और दरमियान में हमारी एक टेल मौजूद, ये नेक मौजूद है, ये हम इसको जोड़ने के लिए मौजूद है। इस नेक को कॉलर भी कहा जाता है। जो बैक्टीरियोफाजिस होते हैं मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। आइकोजा हेड्रल स्ट्रक्चर हेड का होता है, किसी में ये स्ट्रक्चर कुछ और होता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये किसी और शक्ल में भी हो सकता है, हेक्सामर्स की शक्ल में भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसकी शक्ल कैसी है। तो ये जो मायोवायरिडी फैमिली है, इसके अंदर आइकोजा हेड्रल हेड होता है और नीचे टेल मौजूद होती है। टेल में सबसे पहले टेल शैफ्ट होती है, ट्यूबुलर टेल जिसको कह सकते हैं, और उस टेल की नीचे एंड पे टेल की एक बेस होती है जिसको बेस प्लेट कहते हैं, और उस बेस प्लेट से 6 स्पाइक्स निकलते हैं या टेल फाइबर्स निकलते हैं। और उस बेस प्लेट से एक तो टेल फाइबर्स निकलते हैं और दूसरा टिप्स निकलती हैं, नीडल्स होती हैं छोटी छोटी, जो बेस प्लेट के नीचे बिल्कुल सीधी टिप्स की तरह होती हैं। ये असल में टेल फाइबर्स और ये जो छोटी नीडल्स होती हैं, जिनको टेल नीडल्स कहा जाता है, ये अटैचमेंट पर्पस के लिए बड़ा अहम रोल अदा करती हैं होस्ट के साथ अटैच होने में। होस्ट ज़ाहिर है इनका बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियोफाजिस को बैक्टीरिया के साथ अटैच करने में इन टेल फाइबर्स का बड़ा अहम रोल होता है। तो दोस्तों फिर जब ये अटैचमेंट हो जाती है तो फिर बैक्टीरियोफाज इनके अंदर एंट्री करता है, अपना जीनोम एंट्री करता है, और वो जीनोम एंट्री करने के लिए टेल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। मायोवायरिडी फैमिली के अंदर टेल कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, और जब ये टेल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो जीनोमिक मटेरियल हेड के अंदर उनका मौजूद होता है, जीनोमिक मटेरियल आइकोजा हेड्रल हेड के अंदर मौजूद होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जीनोमिक मटेरियल, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, और लीनियर भी होता है। तो जब टेल कॉन्ट्रैक्ट करती है बैक्टीरियोफाज की, तो ये जो हेड से आता है न्यूक्लिक एसिड या जीनोमिक मटेरियल, ये उस होस्ट के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो पेनिट्रेट कैसे होता है, हमने बताया कि नीचे जो टेल स्पाइक्स हैं या स्पाइक्स या जिनको टेल फाइबर्स कहा जाते हैं, उनके ज़रिए अटैचमेंट हुई, और छोटी जो नीडल्स बेस प्लेट पे लगी हुई हैं उनके ज़रिए उन्होंने सुराख किया बैक्टीरियोफाजिस ने बैक्टीरिया के अंदर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हुआ, और जब इसकी टेल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जीनोमिक मटेरियल उस सुराख के ज़रिए होस्ट के अंदर चला गया। तो इसको कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट। तो दोस्तों जब ये अंदर चला गया न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियोफाज का होस्ट के अंदर, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जाके उस डीएनए को, जो होस्ट का डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है, उसको डिज़ोल्व कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और ख़ुद जाके अपना सारा कंट्रोल पूरी सेल मशीनरी के ऊपर हासिल कर ले। और जब वो ऐसा करता है बैक्टीरियोफाज का ये जीनोमिक डीएनए, तो जब ये करता है तो फिर वो पूरा सेल बैक्टीरिया का उस जीनोम के अंडर काम करता है, और अगला प्रोसेस ये होता है कि फिर वहाँ पर कैप्सोमेयर बनता है बैक्टीरियोफाज का, फिर उसकी नेक बनती है अलहदा। इसको कहते हैं कि मार्फोजेनिसिस वहाँ नए बैक्टीरियोफाजिस की सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर हो रही है। वहाँ पर एक नई टेल बन रही होती है, टेल फाइबर्स बन रहे होते हैं, और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार हो रही होती हैं। और जब ये बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं तो उससे अगला स्टेप होता है कि ये सारी चीज़ें असेंबल होती हैं एक दूसरे के साथ। हेड के साथ नेक ने लग जाना है, और नेक के साथ फिर टेल ने लग जाना है, और फिर टेल फाइबर्स ने लग जाना है, और उसी तरह एक पूरा बैक्टीरियोफाज उसके अंदर तैयार हो जाता है। और बहुत सारी जो कापीज़ हैं वो बहुत सारी कापीज़ उसके अंदर मैच्योर हो जाती हैं। और जब बहुत सारी कापीज़ मैच्योर हो जाती हैं तो
सेल, बैक्टीरियल सेल अंदर से लोड महसूस करता है और ज़ाहिर है, और फिर वो सेल की एक ख़ास प्रेशर तक तो वो कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद सेल फट जाता है। और सेल फटता भी कैसे है कि वो जो अंदर बैक्टीरियोफाजेज नई बनी हैं उनकी टेल्स के ऊपर स्पाइक्स हैं, उन स्पाइक्स ने फिर अंदर से परफोरेशन करनी है और सुराख कर देना है और सेल ने फट जाना है। इसको कहते हैं सेल लाइसिस प्रोसेस या सेल लिटिक प्रोसेस इसको कहते हैं। तो जो लिटिक फाजेज होती हैं वो सेल लाइसिस कर देती हैं और बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट कर देती हैं। यहाँ पर बर्स्ट साइज का हम आपको बता दें कि बर्स्ट साइज ये होता है कि नंबर ऑफ द फाजेस रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट साइज। तो दोस्तों जब ये बैक्टीरियोफाजेस बाहर निकल आई, अब जो इर्द गिर्द दूसरे बैक्टीरिया हैं तो फिर ये उनको जाकर अटैच हो जाती हैं उनके साथ और फिर वहाँ पर एक अगले सेल को इन्फेक्ट करती हैं और ये सारा सिलसिला उनके अंदर शुरू हो जाता है। तो ये लिटिक फाजेस का रेप्लिकेशन साइकिल भी हमने दरमियान में आपको बता दिया। तो ये लिटिक फाजेस होती हैं। दोस्तों दूसरी तरह की जो फाजेस होती हैं, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाजेस की, तो उनमें हमने आपको बताया कि मायोवायरिडी फैमिली, सीफोवायरिडी फैमिली और वो आगे पोडोवायरिडी फैमिली। तो फिर वो जो हमने बताया कि अटैचमेंट होती है होस्ट के साथ, तो फिर एक और कैटेगरी क्लासिफिकेशन की बनती है जिसमें हमने बताया कि लिटिक फाजेस और लाइसोजेनिक फाजेस दो तरह की होती हैं। लिटिक फाजेस का रेप्लिकेशन साइकिल हमने बता दिया। अब लाइसोजेनिक फाजेस का थोड़ा सा बताते हैं कि वो भी, उसमें पहला पॉइंट तो वही है, अटैचमेंट होस्ट के साथ बिल्कुल वैसे होनी है और पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड होस्ट के अंदर बिल्कुल वैसे होनी है। अब जब न्यूक्लिक एसिड अंदर आ गया होस्ट के अंदर, बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया न्यूक्लिक एसिड, तो अब अगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये बैक्टीरियल जो न्यूक्लिक एसिड है पड़ा हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये बैक्टीरियोफाज का न्यूक्लिक एसिड उसके साथ आके जुड़ जाए, इनकारपोरेट हो जाए और उसको तबाह ना करे बल्कि उसके साथ आके इनकारपोरेट हो जाए। और जब वो बैक्टीरियल सेल बाइंडरी फिशन के ज़रिए डिवाइड हो तो फिर वो इनकारपोरेटेड डीएनए बैक्टीरियोफाज का होस्ट के साथ वो भी साथ डिवाइड हो जाता है और जो दो सेल नए बन रहे हैं बैक्टीरियल सेल के, उनके अंदर भी वही इनकारपोरेटेड डीएनए जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी टेम्परेट फाजेस में होती है कि उसमें लाइसोजेनिक फाजेस भी बन रही हैं लाइसोजेनिक साइकिल के ज़रिए, और वो उस वक्त तक लाइसोजेनिक चलती रहती हैं जब तक फेवरेबल सूटेबल कंडीशंस नहीं होती और नहीं मिलती, और जब कंडीशंस मिलती हैं तो वो लाइसोजेनिक फिर उसी तरह लिटिक फेज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर उसका कंट्रोल संभाल लेती हैं बैक्टीरिया का अंदरूनी मशीनरी, फिर वो अपनी बननी, उनकी मार्फोजेनेसिस, अपने स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं और अपनी नई फाजेस जब वो तैयार हो जाती हैं बहुत सारी, तो वो फिर सेल फट जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो इनकारपोरेटेड डीएनए है, जो कि फाज डीएनए और होस्ट डीएनए आपस में मिलकर एक डीएनए बनाते हैं, उसको इनकारपोरेटेड डीएनए कहा जाता है। और अब उस सर्कुलर को प्रोफाज कहते हैं, उस सर्कल को प्रोफाज कहते हैं जिसके अंदर दोनों डीएनए मौजूद हैं, फाज का डीएनए और होस्ट का डीएनए, इसको प्रोफाज कहते हैं। तो प्रोफाज बाइंडरी फिशन में दोनों में चली जाती है और जब तक सूटेबल कंडीशंस नहीं होती ये लाइसोजेनिक स्टेट में ही रहते हैं और सेल बस्ट नहीं होता जब तक सूटेबल कंडीशंस फाजेस को ना मिलें और उस वक्त तक वो लिटिक फेज़ में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये हैं दोस्तों टेम्परेट फाजेस होती हैं ये दूसरी तरह की, जिसमें लाइसोजेनिक फेज़ होता है और वो अल्टीमेटली उन्होंने कन्वर्ट होना होता है लिटिक फेज़ में, ठीक है, या लिटिक फाजेस में।
तो ये दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन हो गई। इसके अलावा दोस्तों क्लासिफिकेशन डीएनए बेस पे भी कर सकते हैं कि फाजिस का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है कुछ फाजिस का डीएनए, कुछ का होता है सर्कुलर डीएनए, और कुछ का होता है लीनियर डीएनए। ठीक है जी, इस बुनियाद पर भी हम फाजिस को अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी का आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। कई फाजिस ऐसी हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है। तो इस बेस पर भी हम फाजिस को डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं। तो 30 मिनट की ये वीडियो हो गई है जिसमें हम बैक्टीरियोफाजिस की एप्लीकेशंस, बैक्टीरियोफाजिस की क्लासिफिकेशन और बैक्टीरियोफाजिस कैलिटिक और लाइसोजेनिक फेज़ के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी समरी हम आपके सामने शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरियोफाजिस दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को खाना है और इसके ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है। तो समंदर के अंदर, समंदर से बाहर, हमारे जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोफाजिस मौजूद हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जी दोस्तों। अगर ये ना हो तो बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हों और हर जगह बीमारियां ही बीमारियां हों, तो अल्लाह ताला ने इस चेक एंड बैलेंस का बेहतरीन निज़ाम रखा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा बैक्टीरियोफाजिस पे बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।